इलास्टिसिटी लेक्चर 3 में हम लोग एक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पे एक बॉडी अगर रखी हो, एक इलास्टिक रॉड रखी है और उस रॉड पे हमने एफ फोर्स लगाया है। एक सेकेंड बेटा, मैं ब्लूटूथ यूज कर लेता हूँ। तो ये स्मूथ सरफेस है, देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। तो हमें बताना है कि फाइंड आउट टोटल एलोंगेशन। टोटल एलोंगेशन कितना बेटा? तो हमने कहा था कि इसमें वेरिएबल स्ट्रेस है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इस एंड से x डिस्टेंस पे पहले तो फोर्स कैलकुलेट करें, रॉड के अंदर क्या फोर्सेस होंगे, किस तरह से डेवलप होंगे। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले लगाएंगे, तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाया हमने। अगर हमारी जो इलास्टिक रॉड है उसका मास m और लेंथ l है, तो F इज इक्वल टू ma, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फोर्स डिवाइड बाय मास। फोर्स डिवाइडेड बाय मास तो यहां से एक्सेलरेशन आएगा F अपॉन m। ये एक्सेलरेशन आ जाएगा बेटा। और यहां से अगर हम ब्रेक कर दें तो इस पोर्शन के लिए अगर हम न्यूटन्स लॉ लिखें तो यहाँ पे टेंशन लग रहा होगा इस तरह से। इतने पोर्शन का जो मास होगा m बाई एल इंटू एक्स के बराबर होगा, और एक्सेलरेशन वही होगा पूरे सिस्टम का। तो जो टेंशन फोर्स डेवलप होगी इस इंटरनल किसी भी पॉइंट पे, वो होगी बाय न्यूटन सेकेंड लॉ। मास है इसका m बाई एल इंटू एक्स इंटू ए की वैल्यू हमने रख दी f बाई m से m कैंसिल आउट हो गया। टेंशन की वैल्यू एफ एक्स डिवाइडेड बाई एल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि टेंशन यहाँ पे वेरिएबल है, तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है बेटा। आगे की कहानी कुछ सिमिलर है। हम लोग क्या करते थे हम लोग यहाँ पर एक dx का एलिमेंट लेते थे, उस dx एलिमेंट में इंक्रीमेंट dl मान देते हैं। तो लेट एलोंगेशन इन एलिमेंट dx इज dl। मान लेते थे कि एलिमेंट dx लेंथ के एलिमेंट में एलोंगेशन dl है। तो अगर हम तो हम उसके लिए यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन लगाते थे। यंग्स मॉडुलस होता है हमारा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस गिवन है y, तो स्ट्रेस हमारा टेंशन डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया a है हमारा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रॉड का यंग्स मॉडुलस y, क्रॉस सेक्शन एरिया a गिवन है। चेंज लेंथ dl है और लेंथ ऑफ एलिमेंट dx। तो t इंटू डी एक्स अपॉन ए इंटू डी एल। तो dl को इधर ले आएंगे तो t इंटू डी एक्स अपॉन वाई ए। t को हमने लिख दिया एफ एक्स बाई एल, तो वाई ए एल इंटू डी एक्स। ये उस छोटे से dx लेंथ में इंक्रीमेंट हो जाएगा।
तो टोटल इंक्रीमेंट जो होगा उसे डेल्टा एल कहेंगे बेटा, दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ टी एल। तो ये हमारा f डिवाइडेड बाई वाई ए एल होगा, इंटीग्रल x dx होगा 0 से l। f डिवाइड बाई वाई ए एल, l square by 2 integration, so delta l will be, sorry, f l divide by 2ya. This is the actual method. तो ऐसे दोनों एंड पे फोर्स लगा दे तो आप इंटरनल किसी पोजीशन पे बेटा टेंशन कैलकुलेट करो, वहां पे dx लेंथ का एलिमेंट मानो, उसमें dl इंक्रीमेंट मानो, उसके लिए अप्लाई कर दो कॉन्सेप्ट यंग्स मॉडुलस का। अरे शैलेंद्र, शैलेंद्र, ये चाय क्या मेरे लिए लग गया एक्स्ट्रा? अरे नहीं, दो नहीं पियेंगे ना। आधी डाल देता हूँ बस। बताओ बच्चों, कोई डाउट हो तो? नो सर। सर इसको एवरेज स्ट्रेस मेथड से भी कर सकते हैं ना? उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स एक्स के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। तो एवरेज स्ट्रेस मेथड, अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे फोर्स F लग रहा है, यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर आप देख रहे थे तो आपने टेंशन कैलकुलेट किया Fx बाई L। x इक्वल टू 0 पे फोर्स 0 है, x इक्वल टू L पे फोर्स F है। तो एवरेज फोर्स जो आएगा या टेंशन की जो एवरेज वैल्यू आएगी, लीनियर वेरिएशन में दोनों का सम डिवाइड बाई 2, F बाई 2 आएगा। ये एवरेज टेंशन होगा, इसे kx के बराबर कर दो, kx स्प्रिंग एनालॉगी से k होगा वाई ए बाई एल, डेल्टा एल हमें चाहिए, तो डेल्टा एल आ जाएगा एफ एल डिवाइडेड बाई 2ya, है ना? यस सर। इस तरह से भी कर सकते हैं। नोट तो कर लिया ना सबने, या नोट्स भेज देंगे? फिर भी नोट करते चलो। सर थोड़ा ऊपर कर लीजिए।
शैलेंद्र, मेडिसिन लाए हमारी ध्यान आज ही चाहिए। जी बच्चों, नोट किया? यस सर। बाय रह जाए तो बाद में करना, इतना नहीं वेट कर सकते। आइए, तो अब हम आते हैं बाकी के डिस्कशन पे। बल्क मॉडुलस पे रिवीजन करते हैं, मतलब डिस्कशन कर। बच्चों, हमने डिस्कस किया था कि कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो होता है ना, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोगों ने बताया था कि जब तक हम स्मॉल डिफॉर्मेशन बॉडी में करते हैं तब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इस रेशियो को हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है ना, और हुक्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो जब हम बल्क मॉडुलस की बात करते हैं तो हम लोगों ने डिफाइन किया था बल्क मॉडुलस। बच्चों, कैसे डिफाइन होता है? तो बल्क मॉडुलस होता है हमारा, बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये होता है बल्क स्ट्रेस अपॉन बल्क स्ट्रेन, या बेटा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इस तरह से बच्चों हम बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करते हैं। अब हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, जब हमने लेक्चर 1 में टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन पढ़ा था, कि जब आप प्रेशर बढ़ाते हो या प्रेशर में चेंज करते हो तो जो चेंज इन प्रेशर होता है वो बल्क स्ट्रेस होती है बच्चों, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होती है। और चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम जो होती है बच्चों, वॉल्यूम स्ट्रेन होती है। जैसा कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम जानते हैं कि जब हम बॉडी पे प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घट जाता है, उसका डेल्टा वी नेगेटिव होता है। प्रेशर बढ़ाने से पी प्लस डेल्टा पी करेंगे तो वॉल्यूम घट जाता है। तो वी ऑलवेज पुट ए नेगेटिव साइन बिकॉज बल्क मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव बेटा। आप देखिए, अगर प्रेशर आप बढ़ा रहे हैं बेटा, प्रेशर आप ये बढ़ा रहे हैं तो डेल्टा पी पॉजिटिव होगा, और वॉल्यूम घट जा रहा है तो डेल्टा वी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका डेल्टा पी पॉजिटिव और डेल्टा वी नेगेटिव है तो और वी तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये रेशियो एक नेगेटिव नंबर आएगा। तो if we will put a negative sign in front of this result, then it will become positive. So ultimately, result of bulk modulus will become minus V delta P by delta V. This is the bulk modulus of the body. ठीक है, बल्क मॉडुलस है। वैसे तो आप अगर ये याद ना कर पाए तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेन है डेल्टा वी, डेल्टा पी सॉरी, और वॉल्यूम स्ट्रेन है डेल्टा वी बाई वी। वॉल्यूम स्ट्रेस है डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी इज चेंज इन प्रेशर, और डेल्टा वी अपॉन वी तो आप समझते ही हैं वॉल्यूम स्ट्रेन है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों की, फॉर सॉलिड, ध्यान रखिए, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स जो बल्क मॉडुलस होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। मतलब फिजिकल कंडीशन चेंज करने से कोई खास बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, नेग्लिजिबल चेंज होता है। बट फॉर गैसेस जो बल्क मॉडुलस होता है चेंजेस विद थर्मोडायनेमिक कंडीशन। मतलब अलग अलग प्रेशर पे, अलग अलग वॉल्यूम पे, अलग अलग टेम्परेचर पे अगर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर वाली कंडीशन चेंज करते हैं तो गैसेस का जो वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन जब बच्चों हम करते हैं और उसमें कंप्रेशन करते हैं या
एक्सपेंशन होता है उसमें। तो जब भी उसमें वॉल्यूम स्ट्रेस वगैरह के केसेस आते हैं तो उसका जो बल्क मॉडुलस होता है इट वेरीज विद द प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, राइट। तो थर्मोडायनेमिक कंडीशंस चेंज करने से गैस के प्रेशर में चेंज होता है। इसलिए अगर हमें गैसेस के लिए लिखना हो तो हम जनरली स्मॉल चेंजेस को प्रेफर करते हैं। तो अगर हमें फॉर गैसेस लिखना हो, वैसे तो स्मॉल चेंजेस किसी के लिए भी लिख सकते हैं, बट मोस्टली गैसेस में हम ऐसे ना लिख करके, क्योंकि ये एक बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है और बड़े चेंज के लिए कि कहीं ना कहीं ये एवरेज वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस हो जाती है। तो क्योंकि गैसेस का प्रेशर टू प्रेशर वेरी करता है तो गैसेस के लिए आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ तो हम लोग स्मॉल चेंज, तो स्मॉल प्रेशर चेंज करते हैं डीपी और स्मॉल वॉल्यूम चेंज डीवी बाई वी लिख लेते हैं। तो माइनस वी डीपी बाई डीवी हमारा बल्क मॉडुलस हो जाता है। तो है वही बेसिकली डेल्टा पी बाई डेल्टा वी की जगह डीपी बाई डीवी लिखा है। तो अगर किसी गैस के का बल्क मॉडुलस निकालना हो किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में, तो आप माइनस पी डीपी बाई डीवी है ना, डीपी बाई डीवी क्या है, डेफिनेटली डीपी बाई डीवी प्रेशर का वॉल्यूम के टर्म में डिफरेंशिएशन है, या आप इसे स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ भी कह सकते हो। मान लो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हो तो उसका स्लोप भी कह सकते हो, और स्लोप को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बल्क मॉडुलस बन जा रहा है। ठीक है, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई बेटा। अब अगर हम देखें तो जो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल जो होता है ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड compressibility। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। बेटा ऐसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज 1 बल्क मॉडुलस, बीटा या बी दोनों लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो माइनस का डीवी अपॉन वी डीपी, या माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा पी, है ना। बल्क मॉडुलस याद रखिए, उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो कंप्रेसिबिलिटी होता है, कंप्रेसिबिलिटी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, वो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, फिर लिक्विड में, और फिर सबसे कम होता है सॉलिड में। क्योंकि हायर द कंप्रेसिबिलिटी मींस बेटा इट इज इजी टू कंप्रेस, है ना। जितना हाई कंप्रेसिबिलिटी होगा यानी वो गैस उतना इजीली कंप्रेस किया, वो मटेरियल उतना इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। तो गैसेस को कंप्रेस करना सबसे ज्यादा आसान होता है, मतलब कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज रिलेटिवली 1000 टाइम्स हायर, मतलब आप 100 200 1000 गुना तक ज्यादा हो सकती है एज कंपेयर टू लिक्विड। And compressibility of liquid and solids are nearly equal, but compressibility of liquid is little bit higher than the solid। ठीक है बच्चों, तो ये और आप ऐसे फील भी कर सकते हो अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहो, कि किसी गिवन वॉल्यूम की बॉडी ले लेते हैं ना, लेट अस सपोज किसी गिवन वॉल्यूम की बॉडी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देते हैं डीपी। तो आप देख सकते हैं गैस में जितना प्रेशर आप सॉलिड में बढ़ाएंगे, लिक्विड में बढ़ाएंगे, तो जो गैस में वॉल्यूम का चेंज होगा वो अधिक होगा, है ना। वॉल्यूम गैस ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, डीवी बड़ा होगा, तो किसी गिवन डीपी के लिए गैस में चेंज इन वॉल्यूम अधिक होगा। तो आप कह सकते हैं बल्क मॉडुलस की वैल्यू लोअर होगी गैसेस के केस में, बट जबकि सॉलिड और लिक्विड में हायर होगी, उतना ज्यादा डीवी उतना ज्यादा वॉल्यूम कंप्रेस नहीं होगा। तो अगर लोअर बल्क मॉडुलस होगा गैसेस में, तो डेफिनेटली कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस। आई मस्ट से कि जिसका बल्क मॉडुलस कम होगा उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है ना। दैट्स व्हाई गैसेस की कंप्रेसिबिलिटी इज हाईएस्ट देन लिक्विड देन सॉलिड। नोट डाउन, फटाफट लिख लें बेटा।
Yes, sir. Done. ओके, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस करेंगे कि बल्क मॉडुलस ऑफ ए गैस इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। गैस का बल्क मॉडुलस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे, अभी ये थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है तो मे बी मैं थर्मोडायनेमिक्स में भी एक्सप्लेन करता हूँ, पर मैं बता दे रहा हूँ। अगर गैस का प्रेशर P, V की पावर कुछ भी लिखा हो, एनीथिंग, लेट अस सपोज दिस कांस्टेंट इज m इक्वल टू कांस्टेंट, इट कैन बी एनी कांस्टेंट, लेट अस सपोज दिस कांस्टेंट हैज अ वैल्यू k। तो अगर इस तरह का बच्चों इक्वेशन ऑफ प्रोसेस है, मतलब किसी प्रोसेस के दौरान गैस के प्रेशर और उसके वॉल्यूम में अगर इस तरह का रिलेशन है, तो इस तरह के प्रोसेस को बेटा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहा जाता है। आई विल बी डिस्कसिंग दिस टॉपिक इन थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट आप बल्क मॉडुलस आप मान के चलें कि ये इक्वेशन आपको दी है और आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करने पे है कि इफ दिस इक्वेशन इज प्रोवाइडेड टू अस देन हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस। चलिए लेट अस प्रोसीड। तो जैसा कि हमने कहा कि गैसेस का बल्क मॉडुलस हमने अभी अभी पढ़ा कि माइनस वी डीपी बाई डीवी होगा, है ना, स्मॉल च, क्योंकि गैस का बल्क मॉडुलस प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कंडीशंस को चेंज करने पे चेंज होता है, तो किसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर पे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी सी बात है, डीपी बाई डीवी मतलब प्रेशर का जो वॉल्यूम के टर्म में इक्वेशन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो जैसे कि हम यहाँ प्रेशर को चाहें तो लिख सकते हैं कांस्टेंट अपॉन वी की पावर m, यानी कांस्टेंट इनटू वी की पावर माइनस m। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मैं पावर फंक्शन के फॉर्मूले से करूंगा, माइनस m बाहर आ जाएगा और इसमें से एक पावर -1 हो जाएगी, है ना। चलिए तो इसको रख देते हैं बेटा, माइनस वी, और ये है माइनस एम के वी की पावर -m-1। तो ये हो जाएगा, एक v की पावर 1 है तो प्रोडक्ट में पावर ऐड हो जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये m हो जाएगा, ये k रहेगा और v की पावर -m आ जाएगा। फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू p is equal to k into v to the power -m, so we can replace this whole term by p, ठीक है। तो चलिए हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू m टाइम्स प्रेशर ऑफ द गैस। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट, वेरी स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, कि अगर हमारे पास कोई पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें p v की पावर m, दिस m इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट। बेटा इसे n से लिख देते हैं कुछ लोग, n में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं थर्मोडायनेमिक्स में भी इसे m लिखूंगा, क्योंकि n में हम लोग मोल्स को n से रिप्रेजेंट करेंगे, तो n ना करके मैं m कर देता हूँ उसको। बुक्स में n रह देता है, कुछ लोग x लिख देते हैं, कुछ लोग पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट कहते हैं, मतलब तो मीनिंग समझने से, है ना। तो p v की पावर m इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो m यहाँ पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हो जो बल्क मॉडुलस है इट इज डायरेक्टली इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट इनटू प्रेशर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर p v की पावर 1 इक्वल टू कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस में बल्क मॉडुलस होगा, वॉल्यूम की पावर 1 है तो 1 इंटू प्रेशर, यानी प्रेशर के बराबर होगा। कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन प्रेशर के बराबर होगी। पी वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है अगर बेटा, तो बल्क मॉडुलस 2 टाइम्स प्रेशर के बराबर है, कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन 2p के बराबर। पी वी की पावर 4/3 इक्वल टू कांस्टेंट है, तो बल्क मॉडुलस 4/3 टाइम्स प्रेशर के बराबर है, कंप्रेसिबिलिटी 1 अपॉन 4p/3, 3 ऊपर चला जाएगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का बच्चों हम प्रयोग करेंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द बल्क मॉडुलस ऑफ गैसेस इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कंप्रेसिबिलिटी इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
अच्छा, यूनिट ऑफ एनी है ना, यूनिट ऑफ, देखो स्ट्रेन तो यूनिटलेस होता है, तो किसी भी स्ट्रेस, भाई कोई भी मॉडुलस जो होता है बच्चों, वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, any modulus of elasticity, any modulus, whether it is Young's modulus or bulk modulus or modulus of rigidity, स्ट्रेन यूनिटलेस होता है, और स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई भी मॉडुलस हो, चाहे बल्क मॉडुलस हो, चाहे यंग्स मॉडुलस हो, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को भी हम ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, सभी का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को कि यूनिट नहीं बताया सर ने, ठीक है। लिखना चाहेंगे? लिख लिया सर, डाल हेलो, हाँ हाँ, क्लास में ही है अभी राइट नाउ, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, मतलब टैबलेट पे। बताओ। अच्छा अच्छा, कैसी तबीयत है प्रवीण की? हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा अच्छा, अभी तो क्लासेस हैं। अच्छा, हाँ है तो थोड़ा लेट तक, देखो शायद शाम वाली अगर नहीं होगी तो जल्दी आते हैं। चलो ठीक। बिल्कुल। यस सर, डन। ओके। अरे अमन भाई, कितना धुआं, कितना ताप हो गया, धुआं आ रहा है अंदर तक, सांस नहीं ले मिल रही। हाँ तो ज्यादा शैलेंद्र, इतनी सर्दी भी नहीं है, कपड़े पहनते नहीं हो तुम लोग। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा मॉड्यूलस
ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, डेंसिटी का इफेक्ट भी थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। इफेक्ट ऑन डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डेंसिटी। मान लो कोई बॉडी है बेटा, कोई भी बॉडी, इसका मास m है, इसका वॉल्यूम v है और इसके चारों तरफ प्रेशर p है भी। अब आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम v माइनस डेल्टा v हो जाएगा, घट जाएगा वॉल्यूम, है ना। या ये मैं कहूँ मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है कि प्रेशर p प्लस डेल्टा p, वॉल्यूम v प्लस डेल्टा v हो गया। डेल्टा v हालांकि यहाँ नेगेटिव नंबर है, ये अंडरस्टूड है। तो यहाँ डेंसिटी अगर रो नॉट है मान लो और यहाँ रो है, फाइनली चेंज हो गई, तो इनिशियल डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। अरे शैलेंद्र, निकल नहीं पाएगा यार, दिमाग जान निकल जाएगी। एग्जॉस्ट चलाया? मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, फाइनल डेंसिटी हो जाएगी मास अपॉन v प्लस डेल्टा v, है ना। फाइनल वॉल्यूम, भाई जब प्रेशर p है बेटा तो प्रेशर p पे वॉल्यूम कुछ v होगा, p प्लस डेल्टा v पे। मान लिया वॉल्यूम v प्लस डेल्टा v है ना, मैथमेटिकली प्लस ही मानेंगे भले ही वो डेल्टा v निगेटिव हो बेटा, है ना। अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं इस वाले में से वॉल्यूम ले लूं कॉमन, तो 1 प्लस डेल्टा v बाई वी आ जाएगा बेटा, और m अपॉन v को इनिशियल डेंसिटी रो नॉट मान लेता हूं, 1 प्लस डेल्टा v बाई वी। अब बाय डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉडुलस ये होता है माइनस डेल्टा p अपॉन डेल्टा v बाई वी। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट माइनस डेल्टा v बाई वी इक्वल टू माइनस डेल्टा p बाई बल्क मॉडुलस फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो ये वाला इक्वेशन यहाँ यूज कर लेंगे बेटा। तो फाइनल डेंसिटी विल बी इनिशियल डेंसिटी 1 प्लस डेल्टा v बाई वी को लिख देंगे डेल्टा p बाई बल्क मॉडुलस। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ये इस तरह से हो जाएगा, यानी रो नॉट बेटा क्या है? इनिशियल डेंसिटी है, रो है फाइनल डेंसिटी, डेल्टा p जो है वो चेंज इन प्रेशर है। चेंज इन प्रेशर, अगर बेटा प्रेशर बढ़ाया जाए तो डेल्टा p पॉजिटिव लिखेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा p पॉजिटिव होने का मतलब ये वाला जो नंबर होगा वो जितना प्रेशर ज्यादा बढ़ाओगे नंबर घटेगा, घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़नी चाहिए यार। कंप्रेस हो रही है बॉडी, कंप्रेस हो रही है तो वॉल्यूम घट रहा होगा, वॉल्यूम घट रहा होगा तो प्रेशर बढ़ाने पे तो डेंसिटी तो भाई मास तो वही रहेगा, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो वॉल्यूम घटेगा डेंसिटी बढ़ेगी तो वही। तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है आपको। आप एससी वर्मा देखेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन इस पे मिल जाएंगे। आपको सीधे सीधे प्रेशर चेंज दिया जाएगा और प्रेशर चेंज देने के बाद आपको सीधे सीधे पूछेगा कि बताओ डेंसिटी पे क्या इफेक्ट हो रहा है ना, सीधा सीधा पूछेगा। ऑलराइट, चलिए ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रूविंग कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिजल्ट। रिमेंबर टू रिमेंबर। चलो भाई, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्या है कहानी? तो कहानी कुछ ऐसी है, कैसी? अब हम बात कर लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसे हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने शियर स्ट्रेस पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ब्लॉक हो इस तरह से, और ये वाला सरफेस फ्लोर पे रखा हो और ये वाला फिक्स्ड हो,
अगर ये वाला सरफेस फिक्स्ड है और इस सरफेस पे अगर मैं टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं ऐसे, तो फ्रंट से देखने पर आपको इसमें कुछ डिफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा। मान लो ये ऐसा ब्लॉक था, ऐसा डिफॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा जब आप इस पर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे ऐसे। तो हमने बताया था कि इक्विलिब्रियम स्टेज में इसकी डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे ये अगर मूवमेंट नीचे वाली स्लाइड को लेयर को फिक्स्ड रखा जाए और ये एक्स अगर मूव करी है और ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि जो शियर स्ट्रेन पढ़ाई थी हमने, वो हमने इस थीटा को ही कहा था, जो कि बेसिकली एक्स बाई एल था, बिकॉज एल अगर बहुत छोटा है तो एक्स बाई एल के बराबर था, राइट। और बच्चों इस स्ट्रेस को शियर स्ट्रेस कहते थे, शियर स्ट्रेस। इसे टेंजेंशियल स्ट्रेस भी कहते थे, क्योंकि हमने बताया था जितनी भी इंटरनल लेयर्स होंगी, ये वाली लेयर्स, इन सभी लेयर्स पे जो फोर्स लगेगा वो टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, है ना। हमने यहाँ पर ऐसे ब्रेक करके दिखाया था कि आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो यहाँ दो पार्ट में आप बॉडी को ब्रेक करो किसी भी इंटरनल पॉइंट पे, ये जो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी वो एफ के बराबर होगी। ये कोई इंटरनल लेयर ले लो आप, जितना बड़ा ये एंगल होगा एक्स बाई एल की रेशियो जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन मानी जाएगी। तो जो टेंजेंशियल स्ट्रेस थी वो क्या है, वो है टेंजेंशियल फोर्स। क्योंकि ये जो टेंजेंशियल मैंने क्या कहा, ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहे हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स डिफरेंट लेयर्स पे, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी लेयर्स में, वो फिलहाल इक्विलिब्रियम स्टेज है तो आपके एक्सटर्नल फोर्स के ही बराबर होंगे बेटा, है ना। तो टेंजेंशियल फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी मटेरियल, कोई बॉडी कितनी रिजिड है, मटेरियल की स्ट्रेंथ को चेक करने का यही तरीका होता है। जितना कम शियर डिफॉर्मेशन कर रहा है सेम फोर्स लगा करके, उतना ही रिजिड मानी जाती है बॉडी। और परफेक्टली रिजिड का मतलब जिसमें बिल्कुल भी शियर डिफॉर्मेशन ना हो। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ये बच्चों शियर स्ट्रेस, क्योंकि मॉडुलस तो वही है, स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन है। शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन होता है भाई, है ना। ये आपकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है। तो अगर हमें इसमें लगाना है तो ये हमारा टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया स्ट्रेस हो जाएगा बेटा, और थीटा कह सकते हो, है ना। तो एफ टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय ए थीटा, ये भी है, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं मेरे हिसाब से। बट अगर हम एक्स और एल के टर्म में रखें तो एफ टेंजेंशियल डिवाइडेड बाय एरिया, और थीटा को एक्स बाय एल रखें, स्ट्रेस को, सॉरी, एक्स डिवाइडेड बाय एल, है ना। ये देखिए हमने एक्स बाय एल अगर लिख लेते हैं इसको, तो एक बड़ी सिंप्लीफाइड इक्वेशन है जो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप याद रखें, एफ टेंजेंशियल इंटू एल अपॉन एरिया इंटू एक्स। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं मैनिपुलेट कर लूं बेटा, देखो जरा ध्यान से, साथ साथ चलना यार बहुत ध्यान से। टेंजेंशियल फोर्स को एक तरफ रखूं, बाकी सबको एक तरफ ले जाऊं, तो देखो ईटा के साथ ए मिलेगा, एक्स मिलेगा और एल नीचे जाएगा। तो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज, ऑफ कोर्स टेंजेंशियल फोर्स है, दिस इज ईटा ए डिवाइडेड बाय एल इनटू एक्स। तो ये भी कुछ उसी तरह की क्वेश्चन हो गई बेटा जिस तरह की स्प्रिंग एनालॉजी में हमने आपको दिखाया था कि अगर हमें स्प्रिंग जैसा ट्रीट करें, एक्स एलोंगेशन करना है तो एफ इज इक्वल टू के इक्विवेलेंट इनटू एक्स। यानी यहां पर जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, शियर डिफॉर्मेशन में जो बॉडी का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो ईटा ए बाई एल होगा। चलो स्मॉल एल माना है, स्मॉल एल, है ना। एल यहाँ पर क्या है, फिक्स्ड लेयर, फिक्स्ड सरफेस, और जिस सरफेस में डिफॉर्मेशन हो रहा है उनके बीच की गैप, परपेंडिकुलर गैप, एरिया है उस सरफेस का एरिया जिस पे टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, टेंजेंशियल फोर्स आप लगा रहे हो, ऐसे भी कह सकते हो आप, है ना।
और ईटा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो यंग्स मॉडुलस के टर्म में हम लोगों ने वाई ए बाई एल पढ़ा था, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के टर्म में जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो ईटा ए बाई एल के बराबर होगा। ठीक है, तो ईटा ए बाई एल होगा, यानी कि अब अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी चाहिए इसमें, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ के एक्स स्क्वायर लगाइए, के की वैल्यू ईटा ए बाई एल पुट करिए, एक्स हमारा वही शियर डिफॉर्मेशन है बेटा, है ना। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप चाहो तो याद रख सकते हो, एफ इज इक्वल टू के एक्स में के कितना है। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि इलास्टिसिटी को सिंपल हार्मोनिक मोशन में यूज करता है। अभी अभी हम लोगों ने ताजा ताजा पढ़ा है कि अगर एक स्प्रिंग से एक बॉडी को लटका करके टाइम पीरियड पूछा जाए तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के होता है। अब मान लो स्प्रिंग की जगह एक वायर हो, इसका यंग्स मॉडुलस दिया हो, लेंथ दिया हो, इसका टाइम पीरियड पूछा जाए तो के की वैल्यू क्या लिख देंगे, वाई ए बाई एल लिख देंगे बेटा, वाई ए बाई एल। तो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के है वाई ए बाई एल, ऊपर चला जाएगा। इस तरह से बेटा क्वेश्चन पूछता है एसएचएम से रिलेटेड, इलास्टिसिटी में मिक्स कर देता है ना। जैसे मान लो यहाँ बॉडी है बेटा, ये वाली बॉडी है, यहाँ पर एक एम मास की बॉडी कनेक्ट कर देगा, ये मासलेस हो जाएगी बॉडी नीचे वाली, इसका ईटा दे रहा है, एल दे रहा है। अब इसको इधर खींच के छोड़ दे रहा है, ये फिक्स कर दे रहा है सरफेस। इसमें क्या हो जा रहा है कि ये आपके ऊपर बॉडी ऐसे कनेक्टेड है, एम मास की बॉडी। तो ये जो नीचे वाली बॉडी है, ये वाली बॉडी, ये स्प्रिंग के जैसे बिहेव कर रही है ना। अब ऊपर फेस का एरिया आपको ए दिया गया है ना, तो इसे स्ट्रेच करके छोड़ देगा। फिर ये बॉडी, ये वाली बॉडी बेटा इस तरह से ऐसे 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 सिस्टम करते हैं, शियर मॉडुलस है ना, 100% इलास्टिक मान लें, तो ये ऐसे 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 इसको स्ट्रेच करोगे और छोड़ोगे तो ये ऐसे ऐसे सिस्टम करेगी, तो ये शियर डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर ये जो एक्स आप डिस्प्लेस कर रहे हो, तो जो फोर्स लगेगा रिस्टोरिंग फोर्स, वो के एक्स के बराबर होगा। यहाँ पर भी बॉडी, लेकिन के की जो वैल्यू होती है वो ईटा ए बाई एल होगी, है ना। ये वाला गैप अगर एल है तो ये वाला गैप, तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा ब्लॉक का वो 2 पाई अंडर रूट एम अपॉन के है ईटा ए बाई एल हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या स्कूल के एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो ये स्प्रिंग एनालॉगी बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालने में हेल्प करती है, टाइम पीरियड वगैरह के कैलकुलेशन में हेल्प करती है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लिखना है क्या, कहाँ से लिखोगे, शुरू से? लिख लो बेटा इसको अच्छे से। फिर दो चीजें छोटी छोटी बची हैं, पॉइजन्स रेशियो और एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। देन ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। सर आप पीडीएफ देंगे ना? पीडीएफ तो मैं दे दूंगा, डोंट वरी। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए।
क्या कंफर्म? सर और कर दीजिए नीचे। यस सर, थोड़ा सा और नीचे कर दीजिए। सर और कर दीजिए थोड़ा। Interested in सर command. और कर दीजिए थोड़ा। Ruben Neves.
अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉइजन्स रेशियो। इसे हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू जैसे बच्चों क्या होता है कि जैसे किसी बॉडी पे मान लीजिए ये वायर है, वायर का थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म बना रहे हैं हम। और ये इसकी लेंथ अगर L है और इसका डायमीटर D है वायर का, तो इस पे अगर हम फोर्स लगाकर इसको पुल कर रहे हैं तो फोर्स लगा के अगर हम जब हम पुल करते हैं बेटा, लेंथ में इंक्रीमेंट करते हैं तो इसका डायमीटर जो होता है वो घट जाता है, D माइनस डेल्टा टी होता है। रेडियस अगर R है तो रेडियस जो हो जाती है वो R माइनस डेल्टा R हो जाती है। तो बच्चों यहाँ दो तरह की स्ट्रेन डिफाइन करते हैं। एक तो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है बेटा, ये है चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। और एक ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन आती है इसे हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन कहते हैं। ये स्ट्रेन होती है चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर, या चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना, दोनों बराबर ही है। D इज इक्वल टू 2R है, ऊपर 2 नीचे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो पॉइजन रेशियो डिफाइन होता है, इट इज डिफाइंड एज ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। डिफाइंड एज, तो बेटा ये डेल्टा D अपॉन D डिवाइडेड बाय डेल्टा L अपॉन L एक नेगेटिव साइन होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगर आप लेंथ बढ़ाओगे तो डायमीटर घटेगा, तो इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आता है। तो इस तरह से ना याद करके, अगर याद करना हो तो चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर, ट्रांसवर्स स्ट्रेन इज माइनस न्यू टाइम्स लीनियर स्ट्रेन है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो कई बार बच्चों क्या होता है, यंग्स मॉडुलस का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे यंग्स मॉडुलस हमें पता है F इज इक्वल टू KX, अगर हम अप्लाई करें यंग्स मॉडुलस, किसी वायर को पुल कर रहे हो तो F हमने मान लो फोर्स लगाया, K होता है YA/L और ये डेल्टा L होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो Y अपॉन F अपॉन YA इज इक्वल टू डेल्टा L/L। तो यहाँ से आपको ये स्ट्रेन मिल जाती है ना, ये स्ट्रेन है आपकी। और अगर आपको ये पता हो डेल्टा L/L, तो पॉइजन रेशियो देके ट्रांसफर चेंज इन डायमीटर कभी कभी पूछ लेता है कि बताओ डायमीटर में चेंज कितना हुआ। तो जब भी डायमीटर में चेंज पूछेगा तो आप या तो इसका डेफिनेशन याद रहे, ट्रांसवर्स स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू पॉइजन्स रेशियो, या आपको चेंज इन डायमीटर अपॉन डायमीटर दैट इज फ्रैक्शनल चेंज इन डायमीटर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स पॉइजन रेशियो इनटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इस तरह से याद रहे, दो में से कोई भी एक बात याद रहेगी तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। जैसे मान लो अगर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि हम आपसे कहें कि मान लो कि हमारे पास एक वायर है, ये पतला सा वायर है, इस वायर में हमने एक ब्लॉक लटका दिया 10 kg का, G की वैल्यू 10 मीटर, और इसका यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर 0.2 मिलीमीटर है। ठीक है,
तो अब हमसे कहा जाए फाइंड आउट चेंज इन डायमीटर। मास लटकाने से चेंज इन डायमीटर क्या होगा? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जब आप मास लटकाओगे तो कुछ लेंथ में चेंज होगा, है ना? तो आपको कहीं ना कहीं ख्याल आएगा कि डेल्टा डी अपॉन डी, डायमीटर हमें गिवन है, दिस इज द डायमीटर, डेल्टा डी कैलकुलेट करना है। पॉइजन रेशियो मान लेते हैं आपको दिया गया है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कुछ 0.2 दी गई है, सपोज दैट, है ना, ये गिवन है। मैं आपको यहाँ एक बता दूं, एक फैक्चुअल डेटा है। पॉइजन रेशियो जो होता है ये बिलोंग करता है -1 से 1/2। माइनस नेगेटिव भी हो सकता है बेटा, है ना, -1 से 1/2 होता है, 1/2 से ज्यादा नहीं होता, 1/2 आइडियल केस होता है। तो 0.2 दिया गया है, तो हमें पता है कि पॉइजन रेशियो इनटू चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ हमारा आएगा, इस तरह से हमें डायमीटर में चेंज मिलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ कैसे निकलेगा, तो यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन या तो स्प्रिंग एनालॉजी से कर लो। तो चलो देखो, स्प्रिंग एनालॉजी से करेंगे तो mg जो होगा वो इसके रीस्टोरिंग फोर्स से बैलेंस होगा बेटा, है ना। तो mg इज इक्वल टू k के स्थान पर लिखेंगे YA/L, और x क्या है, यही तो चेंज इन लेंथ है बेटा। तो ये 100 है और इनटू लेंथ 100 अपॉन YA, ये डेल्टा L/L है, ये डेल्टा L/L ही हमें चाहिए, तो ये मिल जाएगा डायरेक्टली हमें ना। तो यहाँ पे रख देते हैं, चलिए। तो डेल्टा D अपॉन डी है 0.2 नैनो मिलीमीटर, तो 10⁻³ माइनस 1/5 है गामा, न्यू 0.2 मतलब 1/5, और डेल्टा L/L है 100 अपॉन YA। लेट अस पुट ऑल द वैल्यूज। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया तो हम निकाल ही लेंगे, ऑब्वियस सी बात है, निकाल लेंगे। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर इनिशियल डायमीटर d था तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू होती है πr², r को d रखूंगा तो πd²/4 होती है, तो ये रख देता हूँ। तो चलो, मुझे चेंज इन डायमीटर चाहिए, तो -1/5, 100 ऊपर रहेगा, d रहेगा, नीचे πd²/4 आएगा एरिया के स्थान पर, एक d से d कैंसिल आउट हो जाए, तो ये 4 ऊपर जाएगा, 400 डिवाइड बाई 5 दैट इज 80 अपॉन πd। तो डेल्टा d इज इक्वल टू माइनस का 80 अपॉन πd। तो 80 अपॉन πd है YA, ओके, y भी तो है, y रह गया, मिस हो गया, ओके, पाई dy है ना। तो पाई dy, d है 0.2 इंटू 10⁻³ और y है 2 इंटू 10⁻11। तो चेंज इन डायमीटर आ रहा है, ये 10⁸ आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, 0.4 है, तो ऊपर 800 कर देते हैं, नीचे आ जाएगा 4 पाई, और ये 10⁻⁻8 ऊपर चला जाएगा। तो चेंज इन डायमीटर है 200 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁻8 मीटर में आ जाएगा ना। इसको माइनस है मतलब घट रहा है, और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि कितना चेंज आएगा। तो जैसा कि हमने कहा कि बहुत स्मॉल चेंज आता है, तो बेसिकली यहाँ पर जब भी चेंज इन डायमीटर पूछा जाएगा बच्चों, तो आप पहले स्ट्रेन कैलकुलेट करोगे, क्योंकि पॉइजन रेशियो की मदद से आप डायमीटर में होने वाला चेंज कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है ना। वो आपका कैलकुलेशन उसी से होगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट करेंगे। फटाफट कॉपी कर ले जल्दी से। तो थोड़ा सा एक बार ऊपर कर दीजिए, क्या? थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए सर। हाँ, कर तो दिया, बस ठीक तो है, और ऊपर। हाँ बस।
बस सर नीचे कर दीजिए। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए। हो गया सर। ओके, सर हो गया सर। चलिए तो अब बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है वो बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल कर्व होता है बेटा, कि अगर हम किसी वायर को लें और उस वायर पे एक लोड लटका के इस लोड की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। जैसे मान लो यहाँ पे एक हुक लगा करके इससे हम और लोड लटका दें, इसमें और लोड और लोड और लोड, यहीं पे आप कह सकते हो
ठीक है ना। तो इस वायर में होने वाले एलोंगेशन, इसमें डेवलप होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो कर्व है वो ड्रॉ किया जाता है, जिसे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं बेटा, है ना। तो हमने ये भी आपको बताया था इस कर्व को ध्यान में रखते हुए कि जो मेन पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक सेपरेशन का ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, जब हमने मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इलास्टिसिटी पे चर्चा की थी, है ना। चलिए, तो जब हमने डिस्कस किया था कि रिस्टोरिंग फोर्सेस वगैरह डेवलप करते हैं तो इस तरह का ग्राफ भी हमने चर्चा किया था। अब बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्राफ में, वो थोड़ी सी बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें हैं जो ध्यान में रखनी। वैसे तो ये ग्राफ बेटा थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल जाएगा, बहुत माइन्यूट चेंजेस, क्योंकि ये मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता रहता है, पर एक इन जनरल जो इसमें क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे, है ना। तो आप ये मत सोचना किसी किताब में देखना और थोड़ा बहुत डिफरेंस मिले तो आप ये मत सोचना ये गलत है या वो गलत है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के बुक्स बना देती हैं। पर हम ये डिस्कस कर रहे होंगे किसी मटेरियल में, तो अगर उसको हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएं, फोर्स बढ़ाते जाएं, लोड बढ़ाते जाएं, तो उसमें कौन कौन से रीजंस आ सकते हैं, कौन कौन से रीजन आते हैं, है ना। बाकी मटेरियल टू मटेरियल चेंज होता रहता है और ग्राफ का बिहेवियर भी थोड़ा बहुत बदलता है ना। तो चलिए, तो हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व बच्चों बनाएंगे। सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि जब हम ये लोड बढ़ाते हैं और इस वायर के अंदर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते हैं, इस पर लोड बढ़ाते हुए, तो इसके अंदर स्ट्रेस ऑफ कोर्स बढ़ेगी, तो ये इस वायर में जो एलोंगेशन होता है वो भी बढ़ता है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ इंक्रीज करती है शुरुआत में, तो इंक्रीज करने दो उसको, ऐसे इंक्रीज कर रही है बेटा इस तरह से। तो इस तरह से जब स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ इंक्रीज कर रही है, ये O पॉइंट से मान लेते हैं शुरू कर रहे हैं और A पॉइंट तक इंक्रीज करती है, तो शुरुआत में क्या होता है, ये लीनियर कर्व आता है ना, लीनियर कर्व आता है, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है। तो इसे इसलिए इस रीजन को हम बोलते हैं लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम इस स्ट्रेन तक डिफॉर्म करें ना, इस स्ट्रेन को यहां तक डिफॉर्म करें, और ये इलास्टिक रीजन भी है, इलास्टिक भी है, मतलब अभी आप ऐसे कह सकते हो कि O से अगर आप डिफॉर्म करते करते A तक ले गए और अगर आप यहां से छोड़ देंगे तो वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लौट आएगा। मतलब आप मान लो लोड बढ़ाते गए आप, और इस लोड की वैल्यू को कम करते जाएंगे, तो ये वायर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, बिल्कुल भी ओरिजिनल लेंथ पे। यानी O से अगर छोड़ोगे वायर को तो A से छोड़ोगे तो O पे वापस लौट आएगा। तो एक तो ये 100% इलास्टिक रीजन है, लेकिन इसमें भी लीनियर इलास्टिक रीजन है। इसे रीजन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोलते हैं बेटा, प्रोपोर्शनलिटी। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन OA रीजन, इस रीजन में बेटा जो स्ट्रेस होती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसी रीजन में, है ना। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है कांस्टेंट, जिसे आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, इसी को हम लोग हुक्स लॉ भी कहते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये इसी रीजन में, OA रीजन में डिफाइन होता है बेटा, है ना। ये जब तक, मतलब आप ही कह सकते हो जो स्मॉल डिफॉर्मेशन होता है किसी भी वायर में, तभी तक ये हुक्स लॉ वैलिड होता है, जो यंग्स मॉडुलस आपने पढ़ा है। तो कोई भी किसी भी बॉडी का एक लिमिट तक जब डिफॉर्मेशन किया जाता है बच्चों, इट इज फाउंड दैट स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन। इन दैट केस दिस रेशियो इज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेटा, एंड इसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो इस ग्राफ का ये वाला रीजन है, जो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, ये लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, इसे रीजन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। और ये हमारा जो है रीजन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्यों कहते हैं? बिकॉज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन दिस रीजन। ठीक है। अब अगर और हम धीरे से लोड बढ़ाते हैं और धीरे धीरे लोड, सर ये स्प्रिंग के लिए भी सेम रहेगा ना बेटा? स्प्रिंग बना तो मटेरियल से ही है, तो ये जनरल वायर के लिए है, तो स्प्रिंग के लिए भी
स्प्रिंग भी तो वायर का ही, थोड़ी सी चीजें बस उसमें उसको हेलिकल शेप में कर देते हैं, उसका थोड़ा सा इफेक्ट आता है। बाकी स्प्रिंग भी तो इलास्टिक मटेरियल के वायर से ही बना होता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है सेम होगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है, तो अगर हम और इसमें लोड की वैल्यू और धीरे धीरे बढ़ाते हैं बेटा, है ना, तो ये जो बढ़ता है बट ये थोड़ा सा कर्व के फॉर्म में आ जाता है, ऐसे कर्व के फॉर्म में आ जाता है, मान लेते हैं बी। यानी ए से जो बी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व के फॉर्म में है ना, कर्व के फॉर्म में। तो ए से जो बी तक का रीजन है ये, इसे नॉन लीनियर इलास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। और ये 100% इलास्टिक अभी भी है बेटा, है ना, बट प्रोपोर्शनलिटी रीजन नहीं है यहाँ पर, है ना, प्रोपोर्शनलिटी रीजन नहीं। दिस रीजन आप कह सकते हो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो है ये कांस्टेंट नहीं है इस रीजन में, तो नॉन लीनियर। इस रीजन में हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, हुक्स लॉ नॉट वैलिड इन दिस रीजन। तो ये भी आपको बात याद रखनी होगी। अब अगर हम कहें कि क्या 100% इलास्टिसिटी ओ से ए से बी तक पूरा मेंटेन है, तो ओ से लेके पूरा ए तक अगर कोई जाए, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, तो बेटा यहाँ पर अगर आप कहोगे तो ओ से लेके पूरा बी तक का जो रीजन है ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन कहलाता है। यानी 100% इलास्टिसिटी मेंटेन है, इलास्टिक है ना डिफॉर्मेशन। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर मैं इस पॉइंट तक स्ट्रेस ले आऊं, इस पॉइंट तक, ये वाली स्ट्रेस तक ले आऊं, और यहां तक स्ट्रेन लाने के बाद फिर मैं इसको बी पॉइंट से छोड़ूं, मतलब इस लोड को धीरे धीरे कम करूं, स्ट्रेस की वैल्यू धीरे धीरे घटाऊं, तो ये ऐसे वापस आएगा, यहीं आ जाएगा। स्ट्रेस कम करता जाऊंगा तो ये ऐसे वापस आते यहीं पे पहुंच जाएगा, स्ट्रेन कम होती जाएगी। यानी ओ से लेके ए तक स्ट्रेट लाइन है, फिर कर्व है, लेकिन है 100% इलास्टिक। अभी मतलब बी से भी अगर छोड़ दोगे तो कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी और बॉडी अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेगी। कोई भी परमानेंट डिफॉर्मेशन बॉडी में नहीं आएगा आफ्टर रिमूवल ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स। बस इस पॉइंट के बाद लेकिन बच्चों क्या होता है कि इस पॉइंट के बाद अगर आप और डिफॉर्म करते हो तो ये पाया गया है कि फिर अगर आप और डिफॉर्म करोगे तो कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। मतलब मटेरियल में प्लास्टिसिटी आने आएगी, मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा और मटेरियल में इनइलास्टिक बिहेवियर आ जाएगा बच्चों। यानी इसके बाद और आगे जाएंगे तो हमारी स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन और आगे बढ़ती है बेटा। लेकिन अब ये जो बढ़ती है आगे स्ट्रेन और, तो ये इस तरह से बढ़ती है कि अब आपका ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ना, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अब और आगे थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आप पाओगे कि है ना, तो आप ये पाओगे कि ये ग्राफ जो है यहां पर ले जाओगे और यहां पर ले जाओगे। मान लो इस पॉइंट तक आप ले आए, इस पॉइंट तक लाने के बाद आप क्या करोगे, आप जब यहां से छोड़ोगे तो धीरे धीरे इस लोड को हटाओगे, सारा लोड हटा दोगे इस वाले ब्लॉक में, सारा लोड हटाओगे, फिर भी ये वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ को अचीव नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाएगा। तो आफ्टर पॉइंट बी आप कह सकते हो देयर इज ए प्लास्टिक या इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि वेरिएबल स्ट्रेस रहता है तो थोड़ा सा ये इस तरह से ग्राफ ऐसे बनता है। फिर ये क्या होता है बेटा, अगर हम और स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं तो ये ऐसे बढ़ते एक टाइम पे एक मैक्सिमम स्ट्रेस ये अचीव कर लेता है, एक मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट आ जाता है बेटा। और उस मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट पे जब हम पहुंच जाते हैं जहां पर उसके अंदर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, तो ये ग्राफ में हटा देता हूं, जब उसके अंदर स्ट्रेस जो होती है वो मैक्सिमम होती है, इस पॉइंट पर अगर आप पहुंच गए बेटा, है ना, तो ये हमारी ब्रेकिंग स्ट्रेस होती है। इस पॉइंट को हम सी पॉइंट अगर कह दें तो ये अल्टीमेट पॉइंट भी कहलाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट कहलाता है, अल्टीमेट पॉइंट भी बोलते हैं सी को। सी इज ऑल्सो कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट का मतलब यही कि भैया अब अल्टीमेटली वायर को टूटना तय है, क्योंकि उसमें हम मैक्सिमम स्ट्रेस वाले पॉइंट को क्रॉस कर चुके हैं। मतलब अगर मैं ऐसे कहूं कि
यहाँ पर जो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होंगे वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, सबसे ज्यादा ताकत लगा रहे होंगे। इसके बाद क्या होता है बच्चों, उसके बाद फिर ये वायर थोड़ा सा और मतलब अंदर के फोर्सेस थोड़े वीक हो जाते हैं। अगर आप और थोड़ा सा जरा सा भी लोड बढ़ाओगे तो वायर में ढेर सारा स्ट्रेन बढ़ता है, और फिर चूंकि अंदर के फोर्सेस वीक होते हैं तो स्ट्रेस घटना शुरू हो जाता है। घटते 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 थोड़े टाइम के बाद फिर यहाँ पे आने के बाद ये फ्रैक्चर हो जाता है। ये पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है बेटा, है ना, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है यहाँ से आता है, ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक या इनइलास्टिक डिफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ जहां छोड़ोगे वहीं रह जाएगा ना। यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इस रीजन में यहाँ छोड़ते हो, यहाँ छोड़ते हो, यहाँ छोड़ते हो, तो वापस रीगेन तो करेगा अपना शेप, बट पूरा शेप, ओरिजिनल शेप रीगेन नहीं कर पाएगा, है ना। और ध्यान रखना कि जब मैक्सिमम स्ट्रेस वाला पॉइंट पे पहुंचता है तो अल्टीमेट पॉइंट पे तो तुरंत नहीं टूट जाता है। अभी टूटने से पहले आपका इस लेंथ और लंबा होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये बहुत तेजी से, मतलब आप स्ट्रेस में जरा सा चेंज करते हो और स्ट्रेन में ज्यादा चेंज होता है, मतलब थोड़ा सा। और यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि इस रीजन में फिर, चूंकि अगर मैं ये वाला ग्राफ दिखाऊं आपको बच्चों, तो इस ग्राफ में क्या होता है, यहाँ पे एक टाइम के बाद स्लोप बढ़ता है, फिर घटने लगता है। तो एक पॉइंट ऐसी आती है जहां से फिर स्ट्रेस घटना शुरू हो जाती है। भाई आपके जो स्ट्रेस होती है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स होते हैं ना, डिवाइड बाय एरिया। तो वायर के अंदर के फोर्स वीक हो जाते हैं एक बार, मॉलिक्यूलर सेपरेशन बहुत बढ़ जाता है जब, तो फिर ये स्ट्रेस अल्टीमेट स्ट्रेस के बाद घटते घटते टूटने से पहले और अच्छा खासा एलोंगेशन होता है और टूट जाती है। हाँ, अब ये भी है, कोई मटेरियल जल्दी टूट जाता है, मान लो यहीं टूट गया या यहाँ टूटा, जो अल्टीमेट स्ट्रेस वाले पॉइंट से जितना दूर टूटेगा उतना ही वो डक्टाइल मटेरियल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला जोन जिसका जितना ज्यादा लंबा होगा, जिसको आप जितना ज्यादा परमानेंट डिफॉर्मेशन दे सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिस प्रॉपर्टी के कारण हम मटेरियल को पुल करके वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वायर्स में हम कन्वर्ट करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो ग्रेटर द रीजन, लार्जर द साइज ऑफ दिस रीजन, है ना, ये जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वाला रीजन है, ये जितना ज्यादा लंबा होगा तो जो उसका मटेरियल का डक्टाइल नेचर होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो बी से डी तक बच्चों जो कहलाता है, बी से डी तक जो है, बी से डी तक ये होल रीजन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, D is called ultimate stress, ultimate point. Breaking stress मैं already बता चुका हूँ, this is the maximum stress at which wire can sustain, and this is the minimum stress की इतनी तो आपको ये पॉइंट तो क्रॉस करना ही पड़ेगा अगर आपको ब्रेक करना है। और D आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। तो ये तो बस ये है कि आप कह सकते हो सर यहीं क्यों नहीं टूटा, जब एकदम अंदर वायर का दम निकल जाता है उसके बाद भी वो लूजली अटैच रहता है। मतलब अगर वायर आप खींचते जा रहे हो एक टाइम के बाद स्ट्रेस इतनी कम हो जाती है वायर में कि वो चुंगम जैसा लगता है, लिक्विड जैसा फ्लो करने लगता है, लेकिन अलग होते होते वो काफी समय ले लेता है। इसलिए स्ट्रेस नीचे आएगी और टूटने से पहले ये थोड़ा सा अच्छा खासा एलोंगेशन होगा ब्रेक होने से पहले। तो और मैंने जैसा कि कहा, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट से जितना दूर होगा फ्रैक्चर पॉइंट, इसका मतलब वो वायर उतना ही डक्टाइल है, उतना ही लंबा आप उसे खींच सकते हो तोड़ने से पहले। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बेटा। ये मटेरियल टू मटेरियल वैरी करता है बेटा, किसी का यहीं तक आता है, किसी का यहाँ पे आता है, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, तो उस पर मत जाइएगा। दिस इज इन जनरल जो हो सकती है पॉसिबिलिटी, वो मैंने आपको डिस्कस की है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके न्यूमेरिकल्स अब आप अच्छे से एससी वर्मा से, और इसकी एक प्रैक्टिस शीट में 30 सवालों 40 सवालों की दे दूंगा। क्योंकि छोटा पार्ट है तो बहुत वेरिएशन नहीं बनते, पर हाँ 30 से 40 क्वेश्चन आप इसमें अच्छे से लगा लीजिए। एससी वर्मा में भी 25-30 क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले चैप्टर में दिए हैं, उसमें विस्कोसिटी के क्वेश्चन नहीं है, वो छोड़ देना, सिर्फ इलास्टिसिटी के लगाना। तो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। नेक्स्ट, आज बेटा केमिस्ट्री की जो क्लास है वो, उसके लिए सर ने एक कंफर्मेशन का, वो कह रहे थे सर कि इस पे बनेगा नहीं, तो वो रिवीजन भी करवा देंगे, लेकिन वो उन्होंने एक रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है जिसमें उन्होंने बाकायदा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लेकर के एक्सप्लेन किया है। तो अभी आप केमिस्ट्री के टाइम में वो 1 घंटे का वीडियो, 1.5 घंटे का वीडियो आप लोग देखें, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। और बाद में अगर कोई डाउट रह जाता है तो नेक्स्ट क्लास में सर से वो क्लियर करें। तो इसी टाइम ड्यूरेशन में देखें, कोई आगे पीछे देखने के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है।
तो अभी मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लेक्चर आपको डाल दें ग्रुप पे, तो आप लोग वो लेक्चर केमिस्ट्री का देख लीजिएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास से रिलेटेड ही है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल बच्चों। PDF भेज दीजिएगा सर। हाँ, PDF भेज दे रहे हैं।